नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी, वह भी मेरी जुबानी। कहानियां अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। अरे भाभी, आप लोग इतनी दूर पानी लेने क्यों जाती हो? अपने गांव में तो बावड़ी है ना, उसका पानी क्यों नहीं लेती हो? नहीं जी, हम लोग उसका पानी नहीं लेते। वहां पानी लेने जो भी व्यक्ति जाता है वह वहीं रह जाता है। उसकी चीखें सुनाई देती हैं। ये बातें रमा और उसकी भाभी राधा के बीच हो रही थी। राधा रमा के छोटे भाई की पत्नी थी। रमा की शादी बहुत दूर की गई थी और वह बहुत सालों बाद अपने मायके वापस आई थी। उसने जब गांव की औरतों को 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते देखा तो उसने पूछ ही लिया। तब राधा ने उसे बताया कि जीजी, पहले तो सब सही था, सारा गांव बावड़ी से ही पानी लेता था, मगर 1 साल पहले मंगला पानी लेने बावड़ी के पास गई, पर वह वापस ही नहीं आई। फिर सगुन का भी यही हाल हुआ। सीता और रानी तो एक साथ गायब हो गए। गंगा मामी की तो तीनों बेटियां एक साथ गायब हो गई थीं और राजू भैया, मगन काका, मंगू भैया भी गायब हो गए थे। उसके बाद से गांव वालों ने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, उस बावड़ी पर कोई पानी भरने नहीं जाएगा। भले ही कम पानी में काम चला लेंगे, पर वहां नहीं जाएंगे। पता नहीं कौन से राक्षस ने वहां पर डेरा जमा लिया है। राधा की बात सुनकर रमा को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे लोग गायब हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, और उन लोगों का क्या हुआ होगा जो इसके अंदर चले गए हैं। ऐसे ही एक दिन रमा की भाभी बीमार पड़ जाती है तो रमा को पानी लाने जाना पड़ता है। अब उसे मेहनत करने की आदत तो थी नहीं। वह सोचती है कि कौन इतनी दूर पानी लेने जाए, मैं यहीं बावड़ी से ही पानी भर लेती हूँ। पर वह मन ही मन यह भी सोचती है कि अगर मैं गायब हो गई तो फिर अपने इस ख्याल को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, अरे नहीं होगा ऐसा कुछ भी, मैं सावधानी से जाकर ले आऊंगी। इस तरह गांव वालों का भरम भी टूट जाएगा और वह बावड़ी के पास पहुंच जाती है। फिर वो एक एक सीढ़ी नीचे उतरने लगती है। अब वहां कोई आता जाता भी नहीं था, तो पूरी बावड़ी सुनसान थी। जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर रमा को डर लगने लगा। हालांकि जब रमा की शादी नहीं हुई थी तब वह दिन में कई बार इस बावड़ी पर पानी लेने आती थी, पर आज उसे सब अनजान सा लग रहा था। वह जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरती जा रही थी वैसे वैसे अंधेरा भी होता जा रहा था। जैसे ही रमा थोड़ी और नीचे गई तभी उसे किसी चीज़ की गंध आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बावड़ी का पानी सड़ गया हो। जब वह सड़ांध असहनीय हो गई तो रमा वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी, मगर वह क्या देखती है कि नीचे की सीढ़ियाँ तो साफ दिख रही थी, पर वापस ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ पूरे तरीके से गायब हो चुकी थीं। अब रमा के होश उड़ चुके थे। रमा को काटो तो खून नहीं, वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके हाथ से घड़ा छूटकर नीचे गिर जाता है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। पर वहां तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। रमा बहुत समय तक वहीं खड़ी रही और चिल्लाती रही, पर वहां कोई नहीं आया। फिर कुछ चमगादड़ का झुंड उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। वह उन्हें भगाने की असफल कोशिश कर रही थी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां तो गायब हो चुकी थी, मगर नीचे जाने वाली दिख रही थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे एकदम से सामने की ओर सीढ़ियां दिखाई देती हैं, पर रमा उन तक पहुंचती कैसे? वहां तक जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। बस थी तो सिर्फ खून से भरी बावड़ी। आखिरकार कुछ रास्ता ना दिखने पर रमा उस खून से भरी बावड़ी में छलांग लगा देती है। उसे तैरना अच्छे से आता था, पर बावड़ी में कूदते ही उसका शरीर नीचे की ओर धंसने लगता है, जैसे कोई उसे जोर से नीचे की ओर खींच रहा हो। वह अपनी पूरी ताकत लगाती है, मगर तैर नहीं पाती और डूबने लगती है। आखिरी में उस खून से भरी बावड़ी में रमा भी डूब जाती है।